तो आज हम रिएक्ट कंटिन्यू करेंगे और आज हम ये देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर अगर आपने अपने बैकएंड सर्वर से डेटा लोड करना है या बेसिकली हम डायनामिक ऐप जब बनाते हैं, तो हम सारा जो डेटा अपनी वेबसाइट के ऊपर या वेब एप्लीकेशन में जो डेटा दिखाते हैं, वो हम बैकएंड से लोड करते हैं। तो मैंने एक नई रिएक्ट ऐप सेटअप कर ली है, नया रिएक्ट प्रोजेक्ट और अभी के लिए इसके अंदर एक कंपोनेंट है app.js और index.js वही डिफ़ॉल्ट वाली। तो app.js के अंदर हम सेटअप करेंगे, लेकिन बेसिकली पर्पज़ क्या है कि हमने ये देखना है कि हम बैकएंड से डेटा किस तरह लोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ेसबुक पे लॉगिन करते हैं, फ़ेसबुक पे आप जैसे ही लॉगिन करते हैं, आपको लॉगिन करने के बाद सिर्फ़ वही डेटा टाइमलाइन के अंदर जो डेटा नज़र आता है, वो वही डेटा है जो आपके फ्रेंड्स ने पोस्ट किया है और फ्रेंड्स ने आपके वो आपके फ्रेंड्स हैं और वो चाहते हैं कि आपके साथ वो पोस्ट शेयर हो, मतलब प्राइवेसी सेटिंग्स जो होती हैं, तो तभी आपको पोस्ट शो होती है। तो वो जो डेटा लोड होता है, जब आप लॉगिन करते हैं और उसके बाद जब फ़ेसबुक डेटा लोड करता है पोस्ट वगैरह जो हैं, तो वो बैकएंड को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो पोस्टें लाके दो, जो इस यूज़र के फ्रेंड्स या उन लोगों ने पोस्टें की हैं, जो चाहते हैं कि इस यूज़र को नज़र आएँ। तो बैकएंड डिसाइड करता है कि कौन-सा डेटा रिटर्न करना है। फ्रंट एंड सिर्फ़ वो डेटा फेच करता है किसी एक यूआरएल के थ्रू और जब वो डेटा आता है फ्रंट एंड उसको फ्रंट एंड के ऊपर दिखा देता है। मतलब कि यूआई के अंदर दिखा देता है। तो अभी के लिए हम एक फेक एपीआई यूज़ करेंगे जिसका नाम है जेसन प्लेसहोल्डर। आप अगर गूगल सर्च करें तो ये पहला लिंक आएगा जेसन प्लेसहोल्डर डॉट ipcode.com। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें बल्कि आप स्क्रॉल टू टॉप करें और यहाँ पर ऑप्शन आ रही होगी। यस, ये आ रही है। यहाँ पर ये पोस्ट एंड पॉइंट है, कमेंट्स का एंड पॉइंट है, मुख्तलिफ एंड पॉइंट्स हैं। तो अभी के लिए हम ये वाला एंड पॉइंट टेस्ट करेंगे। अगर आप इस पर क्लिक करें, तो ये यूआरएल बनता है और यहाँ इस यूआरएल पर आप देखें ये सारा डेटा आ रहा है। डेटा किस फॉर्म में आ रहा है? जेसन फॉर्म में। अब जेसन जो होता है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का ही स्ट्रक्चर होता है। ये आप देख सकते हैं अरे ब्रैकेट्स हैं और उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट्स हैं। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है यहाँ पर और एंड हो रही है यहाँ पर। तो दैट मीन्स कि दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो अरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट अरेज़ और ऑब्जेक्ट्स की तरह ही होता है जेसन। जेसन का जो फुल फॉर्म है उसको क्या कहते हैं? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो ये जो एपीआईज़ जो भी हम कंज़्यूम करते हैं, जब भी बैकएंड मोस्टली जो आप देखेंगे कि बैकएंड से लोड हो रहा है डेटा, वो डेटा जेसन फॉर्म में ही लोड होगा। तो जे डेटा जब रिसीव होगा आपको इस फॉर्म में रिसीव होगा। एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और अरे में और एक जेसन में फ़र्क ये होता है कि जितनी भी कीज़ होंगी वो स्ट्रिंग्स के अंदर रैप हुई होंगी, ठीक है? ये आप देख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर, ठीक है? डबल कोट्स के अंदर सारा डेटा रैप हुआ होगा कीज़ और उसकी वैल्यूज़ और इसके अंदर नॉर्मली आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम एंड के ऊपर भी कॉमा डाल दें फॉर द लास्ट एंट्री ऑफ एन अरे अगर हम वहाँ पर कॉमा डाल दें तो वो भी चलता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। दैट इज़ एक्सेप्टेड, दैट इज़ कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। बट जब हम जेसन की बात कर रहे हैं, जेसन के अंदर अगर आप एंड पर कॉमा रखेंगे, एक एक्स्ट्रा कॉमा, तो एरर आएगा। तो ये है कि जेसन में 19-20 का फ़र्क है आपके एक नॉर्मल अरे और ऑब्जेक्ट्स के साथ, जो जावास्क्रिप्ट में होते हैं, बट इट इज़ वेरी सिमिलर। तो ये डेटा जब जावास्क्रिप्ट लोड करती है बैकएंड से, तो उसको मिलता है जेसन फॉर्म में। जावास्क्रिप्ट फिर उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एक नॉर्मल अरे या ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको यूज़ करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अब हम इस डेटा को लोड करेंगे। सबसे पहले आप ये यूआरएल कॉपी कर लें। अभी के लिए आप देख सकते हैं मेरी रिएक्ट ऐप खाली आ रही है, इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने कंटेंट सारा रिमूव कर दिया। अब आप यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन लोड हो, हम कुछ डेटा लोड करना चाहते हैं बैकएंड से। तो जैसे ही यूज़र स्क्रीन रिफ्रेश करे, तो हम चाहते हैं कि डेटा नज़र आने लग जाए। डेटा लोड होगा बैकएंड से। इनिशियली हम यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि H1 फॉर एग्ज़ाम्पल H1 माय फर्स्ट पोस्ट, ठीक है? फिर आप इसमें एक पैराग्राफ डाल दें, सॉरी फर्स्ट पोस्ट डिस्क्रिप्शन। तो इसको आप एक डिव के अंदर रैप कर दें और लेट मी ज़ूम इन। तो आप इसको कॉपी करके, पेस्ट कर करके बट ये है स्टैटिक डेटा। ये डेटा बैकएंड से नहीं आ रहा और आपको क्या पता कि यूज़र ने क्या पोस्ट की है और आप रन टाइम पे कोड में तो नहीं ना चेंज कर सकते कि यूज़र एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, आपकी एप्लीकेशन में 1 मिलियन यूज़र्स हैं और वो 1 मिलियन यूज़र्स
मुख्तलिफ पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो आप मैन्युअली जाकर ये स्टैटिकली पोस्टें ऐड नहीं कर सकते। आपको बैकएंड से डेटा लोड करना होता है, बैकएंड डेटाबेस में डेटा जाता है जब यूज़र फ्रंट एंड से कोई पोस्ट क्रिएट करता है। तो वो जो बैकएंड जब डेटा आपको रिटर्न करेगा, जब आप डेटा फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो आपको डेटाबेस से डेटा निकाल के देगा। तो इस तरह से फ्रंट एंड और बैकएंड काम करते हैं। खैर जो मैंने यूआरएल कॉपी किया है, हम इस यूआरएल को यहाँ पर मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम रखेंगे यूज़ इफेक्ट। तो आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट के बारे में। अब क्या होता है कि जैसे ही डेटा हम चाहते हैं कि जैसे ही एप्लीकेशन का ये वाला कंपोनेंट स्क्रीन पर आए, तो डेटा लोड हो। डेटा कहाँ से लोड हो? बैकएंड से। बैकएंड से डेटा किस तरह लोड करते हैं? यूजिंग नेटवर्क रिक्वेस्ट। हम एक नेटवर्क एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजते हैं बैकएंड को और बैकएंड हमें डेटा रिटर्न करता है। अभी के लिए हमने अपना बैकएंड नहीं बनाया, तो हम एक थर्ड पार्टी बैकएंड यूज़ कर रहे हैं जो ओपन सोर्स है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्री एपीआई है, इसके लिए कोई कीज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं है, कोई पासवर्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही कंपोनेंट लोड हो, स्क्रीन पर आए, तो डेटा भी लोड हो। तो उसके लिए आपको आपको याद होगा हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं यूज़ इफेक्ट। तो यूज़ इफेक्ट और यहाँ पर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। तो यूज़ इफेक्ट में आपको याद होगा पहली आर्गुमेंट कॉल बैक होता है और दूसरी आर्गुमेंट हमारी होगी एक डिपेंडेंसी। तो अभी चूँकि हम चाहते हैं कि जैसे ही कंपोनेंट लोड हो तो हमारा डेटा लोड हो, तो हम यहाँ पर जैसे ही कंपोनेंट रेंडर हो तो हम डेटा लोड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर एम्प्टी अरे ब्रैकेट्स यहाँ पर डाल देंगे। तो ये क्या मेक श्योर करेगा कि सिर्फ़ एक ही दफ़ा ये यूज़ इफेक्ट में जो कॉल बैक है ये रन होगा, दोबारा नहीं रन होगा, सिर्फ़ रेंडर के ऊपर ये रन होगा। अब हम यहाँ पर डेटा लोड करना चाहते हैं। अब मसला ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट डेटा लोड करने के लिए हमारे पास फेच एपीआई होता है। आप फेच का फ़ंक्शन यूज़ कर सकते हैं और इसको आप यूआरएल दे सकते हैं। बल्कि फॉर नाउ लेट्स गो विद दिस, हम फेच का ही यूज़ करते हैं। इन लेटर वीडियोज़ हम एक्सियोस का यूज़ करेंगे और उसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि एक्सियोस और फेच में क्या फ़र्क है। होता क्या है कि फेच फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है जो आप ब्राउज़र्स में आप यूज़ कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। फेच का फंक्शन एक यूआरएल रिसीव करता है और ये आपको रिटर्न करता है एक प्रॉमिस, ठीक है? अब प्रॉमिसेस क्या होते हैं, ये आपको जावास्क्रिप्ट सीरीज़ जो हमारी दूसरी सीरीज़ है, उसमें आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी। बट बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये फंक्शन जब कॉल होगा, इसके रिस्पॉन्स में डेटा हो सकता है 2 सेकंड बाद आए या हो सकता है 1 सेकंड बाद आए, 500 मिलीसेकंड्स बाद आए, कभी भी आ सकता है। तो जब डेटा आए, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं डॉट देन का मेथड चेन कर सकते हैं, ये चेनिंग है। तो इसका जो ये जब इसका रिस्पॉन्स आएगा तो ये देन कॉल होगा। देन देन का मेथड कॉल होगा और उसके अंदर हम फंक्शन पास कर रहे हैं ये वाला। हम इसको कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हैं। तो ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये तब एग्ज़ीक्यूट होगा जब हमें रिस्पॉन्स आएगा इस एपीआई एंड पॉइंट से। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डेटा हमारे पास अवेलेबल है। हम यहाँ पर डेटा अगर करें और मैं यहाँ पर अभी के लिए आपको कंसोल लॉग लगा के दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग डेटा सेव करते हैं। अभी के लिए हम डेटा किसी स्टेट वगैरह में सेव नहीं कर रहे, इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें लेट्स वेट फॉर द रिस्पॉन्स, कंसोल में जाते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास ये रिस्पॉन्स आ, तो बेसिकली हमें रिस्पॉन्स के ऊपर से सिर्फ़ डेटा चाहिए, इसमें तो और काफ़ी कुछ आ रहा है, ठीक है? काफ़ी कुछ आ रहा है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, नेक्स्ट ये जो फेच है, फर्स्ट वाले डॉट देन से, जब आपने फर्स्ट टाइम डॉट देन कॉल किया आप करेंगे, आर्गुमेंट को हम कर देते हैं रेस, रिस्पॉन्स है और यहाँ पर हम कर देंगे रिटर्न res डॉट जेसन, ठीक है? ये क्या करेगा, सिर्फ़ डेटा जो मीनिंगफुल डेटा है जो हमारा सिर्फ़ जेसन फॉर्म में रिस्पॉन्स है, वो हमें रिटर्न कर देगा और वो नेक्स्ट डॉट देन एक और लगा सकते हैं हम और यहाँ पर हमारे पास डेटा रिसीव हो जाएगा, ठीक है? तो डेटा और आप यहाँ पर कंसोल लॉग अब लगाएँ, तो अब आपके पास एक्चुअल डेटा आएगा। तो आपको 2 दफ़ा डॉट देन लगाना पड़ रहा है। फर्स्ट टाइम डॉट देन आप लगा रहे हैं ताकि आप वो रॉ रिस्पॉन्स के अंदर से सिर्फ़ जो जेसन डेटा है वो रिटर्न करें और ये जेसन का मेथड एक और चीज़ करता है। ये एक तो जेसन डेटा भी उसमें से निकाल लेगा और उसके साथ-साथ उसको डिकोड करके एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट अरे या ऑब्जेक्ट में भी डाल देगा और वो नेक्स्ट लाइन पर नेक्स्ट डॉट देन के अंदर जो हमने कॉल बैक दिया है, उसके अंदर उस एन्कोडेड डेटा को पास करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कंसोल लॉग लगाया है, इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, तो अब देखें मेरे पास डेटा आ भी रहा है यहाँ पर, ठीक है?
तो ये डेटा वही डेटा है जो हमने यूआरएल विज़िट करने से देखा था। अब अगर आप यहाँ पर ये डेटा यूआई में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको याद होगा कि यूआई में हम डेटा अगर दिखाना चाहते हैं, इनिशियली डेटा जो है लोड नहीं हुआ हुआ। जब डेटा लोड हो जाएगा, तब हम यूआई में दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल का स्टेट चेंज हो रहा है। पहले वो लोडिंग स्टेट में है और उसके बाद डेटा लोडेड स्टेट में है। जैसे ही डेटा लोड हो जाएगा, तो हम यूआई में दिखाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यूज़ स्टेट का। तो जो डेटा लोड हो गया है, ये जो कंसोल लॉग लगाया है, वो जो डेटा लोड हो गया है, वो डेटा हमने स्टेट में सेव करना है। तो मैं यहाँ पर यूज़ स्टेट लगाऊँगा। तो कॉन्स्ट कह लेते हैं पोस्ट सेट पोस्ट यूज स्टेट और आइडियली हमें पता है हमें पता है कि जो रिस्पॉन्स आना है वो एक अरे फॉर्मेट में आना है तो हम यहाँ पर इनिशियल वैल्यू जो है वो भी सेम टाइप की रखेंगे जो कि एक एम्प्टी अरे है और यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देते हैं और कंसोल लॉग की अब हमें ज़रूरत नहीं है हम यहाँ पर सेट पोस्ट्स का फंक्शन कॉल कर लेते हैं और इसमें मैं डेटा पास कर देता हूँ जो डेटा हमें एपीआई से मिला है तो ये डेटा जैसे ही आएगा हमें रिसीव होगा, हमने स्टेट पे सेट करवा दिया। अब मैं यहाँ पर सिर्फ़ इसको कॉपी कर लेता हूँ, बाकी सारा मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि सबसे पहले एक h1 डालते हैं। लेट्स सी h1 मैं कहता हूँ पोस्ट यहाँ पर हम अब लगाएँगे मैप। अब जब डेटा लोड हो रहा है, एक अरे है, तो अरे को अरे पे मैप करना है और अरे पे मैप करके हम कुछ जेएसएक्स जनरेट करना चाहते हैं। तो पोस्ट्स डॉट मैप इसमें हम पोस्ट डालेंगे। अब यहाँ पर मैं एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। आपको मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया हुआ है। जो आप जावास्क्रिप्ट सीरीज़ देख रहे हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि हम एरो फंक्शंस का यूज़ करें तो काफ़ी शॉर्ट फॉर्मेट हो जाता है। बेहतर है कि हम यहाँ पर भी एक एरो फंक्शन यूज़ करें। तो मैं फंक्शन का कीवर्ड खत्म कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एक एरो डाल देता हूँ। सेव करते हैं। तो ये हमारा थोड़ा कॉम्पैक्ट एक सिंटैक्स हो गया। तो व्हिच इज़ गुड। फंक्शन कॉलबैक्स जो हैं वो पहले यूज़ होते थे, अब एरो कॉलबैक्स ही यूज़ होते हैं मोस्टली। कुछ डिफरेंसेस हैं, जहाँ पर एरो फंक्शंस की बजाय फंक्शन कीवर्ड वाला फंक्शन बेहतर रहता है, बट वो अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे और आप जावास्क्रिप्ट सीरीज़ में भी शायद उसको कवर करें। खैर, डेटा लोड हो गया, अब डेटा पे मैप लगाया। आपको अगर नहीं पता कि हम मैप क्यों लगा रहे हैं, फॉर ईच क्यों नहीं लगा रहे, तो उसके पीछे एक रीज़न है। अ, फॉर ईच अगर लगाएँ और यहाँ से रिटर्न करें, तो आपको कोई आउटपुट नज़र नहीं आएगी, क्योंकि फॉर ईच का मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता। देखें, जेएसएक्स में अगर यहाँ पर कुछ रिटर्न्ड वैल्यू अगर नहीं होगी, अगर ये वाला कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ हम लिख रहे हैं, ये वाला एक्सप्रेशन जो है, अगर कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा, तो यूआई में कुछ नज़र भी नहीं आएगा। तो फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है? ये फॉर ईच लगाने से ये जो मेथड है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इस वजह से हम फॉर ईच नहीं लगाते। हम मैप लगाते हैं। अगर आप मैप लगाएँगे और उसमें रिटर्न करेंगे तो क्या होगा ये जो भी चीज़ें आप रिटर्न कर रहे हैं, वो मैप का फ़ंक्शन एक अरे में डालता जाएगा और एट द एंड ऑफ आइटरेशन मतलब कि कंप्लीटली आइटरेट करने के बाद इस अरे के ऊपर जो वैल्यू रिटर्न होगी, दैट इज़ गोइंग टू बी एन अरे ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर रिटर्न्ड फ्रॉम फ्रॉम इनसाइड द मैप। तो ये जो कोड हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, ये उस अरे में ऐड होता जाएगा, ये जेएसएक्स उस अरे का पार्ट बनती जाएगी और एट द एंड यहाँ पर एक अरे इस तरह का होगा, कर्ली ब्रैकेट हम डाल देते हैं। एक अरे इस तरह का होगा जिसके अंदर ऐसे जेएसएक्स आ रही होगी, ऐसे। तो दिस इज़ हाउ मैप वर्क्स। अब हम आगे चलते हैं, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। अच्छा जी। पोस्ट में मैप कर लिया पोस्ट। अब हम देखते हैं पोस्ट पे डेटा क्या-क्या आ रहा है। यूज़र आईडी आ रही है, आईडी आ रही है, टाइटल आ रहा है, बॉडी आ रही है। तो हम यूआई के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं एज टू पोस्ट डॉट टाइटल पैराग्राफ हमने लगा दिया पोस्ट डॉट बॉडी हमने यूज़र आईडी और आईडी नहीं दिखाई क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है बट आईडी हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली लास्ट वीडियोज़ में शायद मैंने आपको बताया है कि जो भी जब भी हम मैप का यूज़ करें, तो उसके अंदर जो टॉप लेवल डिव है, जो ओवरऑल कंटेंट को रैप कर रही है अंदर वाले, उसपे एक की का एट्रिब्यूट होना ज़रूरी है। वजह क्या होती है की कि जब भी स्टेट में कोई चेंज आता है कल को, जब भी स्टेट में कोई चेंज आता है, तो एटलीस्ट रिएक्ट को पता होगा कि
कौन-सी पोस्ट में चेंज आया है वो ट्रैक कर लेगी कि ये की का एट्रीब्यूट जो है वो पोस्ट आईडी के साथ मैच करता है। तो की बेसिकली रिएक्ट के लिए हेल्पफुल रहती है, री-रेंडर्स को देखने के लिए और कोई भी डेटा में अपडेट आया है, तो उसको मैप करने के लिए विद द प्रॉपर एलिमेंट, ठीक है? तो अगर मैं इसको खत्म भी कर दूँ, तो ये चलेगा। मतलब आप फ्रंट एंड पे आएँ तो ये देखें ये डेटा वहीं से आ रहा है, यहाँ से। ये डेटा यहाँ पर सारा ये 100 पोस्ट यहाँ पर आ रही हैं, सारी उधर से ही आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपको अब वो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये देखें, वार्निंग ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो आपको वार्निंग दे रहा है, क्योंकि आपने मैप का यूज़ किया है और आपने की नहीं लगाई, तो आपको वार्निंग दे रहा है, ठीक है? तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप जब भी मैप लगाएँ, टॉप लेवल एलिमेंट पे की रखें और की की जो वैल्यू है, दैट शुड बी अ यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट अरे अरे एंट्री। तो आपको पता है अरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट के साथ जो यूनिक एट्रीब्यूट है वो क्या है? आईडी। तो इस वजह से हम आईडी को यूज़ कर रहे हैं एज़ अ की। हम यूज़र आईडी को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक यूज़र आईडी की ही मल्टीपल पोस्टें हो सकती हैं। ना ही हम टाइटल यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि टाइटल यूनिक होगा। सिर्फ़ एक गारंटी है हमारे पास, वो ये है कि आईडी जो है वो यूनिक है। तो इस वजह से। अब इसको थोड़ा-सा हम डेटा लोड करना तो हमने देख लिया कि हम किस तरह फेच यूज़ करके डेटा लोड कर सकते हैं। हमने कोई पैकेजेज़ इंस्टॉल नहीं किए। ये सारा एक डिफ़ॉल्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप का सेटअप है, कोई पैकेजेज़ इंस्टॉल नहीं किए हमने। सिर्फ़ मैंने एक चीज़ की है, मैंने बूटस्ट्रैप का सीडीएन ऐड कर दिया है, ताकि यहाँ पर हम थोड़ी स्टाइलिंग भी कर लें। तो मैं यहाँ पर अभी के लिए क्लास नेम लगाता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ कार्ड। इसके अंदर एक और डिव रखते हैं और उसको हम के अंदर इसको मैं कहता हूँ क्लास कार्ड बॉडी और या टाइटल जो है वो मैं डाल देता हूँ कार्ड कार्ड हेडर में और लेट्स सी कि हमें क्या नज़र आता है। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं। हम पूरा जो अपनी एप्लीकेशन है उसको हम कंटेनर में रैप कर देते हैं। तो क्लास नेम कंटेनर और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ अपना डेटा। तो अब देखें थोड़ा-सा बेहतर यूआई हो गया है और उसके साथ-साथ हम यहाँ पर एक एचआर लगा देते हैं और हर कार्ड के साथ थोड़ी-सी मार्जिन बॉटम लगा देते हैं। तो आप देखें ये हमारा एक पोस्ट जो है ये सारा डेटा हमारे पास बैकएंड से लोड हो रहा है। तो फॉर दिस वीडियो गाइस दैट्स इट। हमने इस वीडियो में ये देखना था कि हम बैकएंड से डेटा फेच किस तरह करते हैं और फ्रंट एंड पे दिखाते किस तरह हैं। अब ये डेटा हमने पहले लोड किया फेच से यूज इफेक्ट के थ्रू विद एन एम्प्टी अरे एज द डिपेंडेंसी, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूज इफेक्ट के अंदर जो कॉल बैक हमने दिया है वो फंक्शन तभी कॉल हो जब कंपोनेंट रेंडर हो, उसके बाद दोबारा दोबारा कॉल ना होता रहे। तो ये किया है। जैसे ही डेटा लोड हुआ, हमने सेट पोस्ट का फंक्शन कॉल किया जो कि यूज स्टेट से मिला था हमें और हमने उसमें डेटा लगा दिया। और अगर आप यहाँ पर लोडर दिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम यहाँ पर एक लोडर देख लेते हैं, गूगल पर देख लेते हैं कोई। लेट्स सी लोडर जिफ। अभी के लिए मैं यूआरएल ऑनलाइन का ही डाल देता हूँ। लेट्स सी इफ देयर इज अ जिफ हियर। हाँ, ये जिफ है। लेट्स ओपन इट अप इन अ न्यू टैब और ये लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर कह देता हूँ पोस्ट, बल्कि इस तरह करने की बजाय या लेट्स डू इट हियर इफ पोस्ट डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन हम यहीं पर रिटर्न कर देंगे और रिटर्न हम क्या करेंगे, हम कुछ जेएसएक्स रिटर्न कर देते हैं। मैं दोबारा से डिव डालता हूँ कंटेनर की और उसके अंदर मैं डॉट टेक्स्ट सेंटर कर लेते हैं इफ क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर। इसके अंदर मैं एक इमेज का टैग डाल देता हूँ विद द एसआरसी ऑफ दैट यूआरएल जो हमने कॉपी किया है, ठीक है। और अभी के लिए ऑल्टरनेटिव वैल्यू दे देते हैं लोडिंग की डॉट डॉट डॉट। इसको रिफ्रेश करते हैं फ्रंट एंड पे जाके एंड लेट्स सी इफ अगर हमें लोडर नजर आता है या नहीं आता। देखें थोड़ी देर के लिए नजर आता है। अभी बेसिकली चूंकि डेटा हमारे लिए बहुत तेज लोड हो रहा है तो इस वजह से हमें फील नहीं हो रहा। बट आप नेटवर्क स्पीड स्लो कर सकते हो। आप यहाँ पर जाओ, कंट्रोल शिफ्ट आए, तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। जब आप कंट्रोल शिफ्ट आई पे कीज दबाएंगे एक साथ,
और उसके बाद अगर आप यहाँ पर आएँगे नो थ्रॉटलिंग लिखा आ रहा है, आप यहाँ पर कर दें स्लो 3G तो आपका इंटरनेट स्लो हो जाएगा, सिर्फ़ इस पर्टिकुलर यूआरएल के लिए। तो अगर मैं अब रिफ्रेश करूँ, तो देखें थोड़ा टाइम ले रहा है, बट आफ्टर टेकिंग दैट टाइम आपको अब लोडर थोड़ी और देर के लिए नज़र आएगा क्योंकि डेटा लोड होने में टाइम लग रहा है। जैसे ही डेटा लोड हुआ, यहाँ पर हमें डेटा नज़र आने लग गया। बेहतर है कि आप ये चीज़ टेस्ट करने के बाद इसको वापस नो थ्रॉटलिंग में डाल दें, नहीं तो आपका लोकल होस्ट हमेशा के लिए स्लो चलता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप थोड़ी देर के लिए इसको चेंज करें, फिर वापस इसको नो थ्रॉटलिंग पे लगा दें। तो अ, होपफुली आपको डेटा लोड करने की समझ आई होगी। ये अप्रोच जो है ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे लेटर ऑन इन द वीडियोज़ जब हम बैकएंड के साथ भी काम करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।